हेलो गाइस, हम पढ़ेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में पहला आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। कहाँ पे था ये बिजोलिया? तो होगा भीलवाड़ा में, कि बिजोलिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका प्राचीन नाम, यानी इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? विजयवल्ली। अन्य नाम क्या है? ऊपरमाल। ठीक है, तो बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ पे हुआ? भीलवाड़ा में। बिजोलिया का प्राचीन नाम है विजयवल्ली, इसका अन्य नाम है ऊपरमाल। मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये बिजोलिया जो हम पढ़ रहे हैं ये मेवाड़ राज्य में था और इसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। देखिए इसके बाद बिजोला ठिकाने का संस्थापक, यानी जो हम ये बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं इसमें ये बिजोलिया ठिकाना था, इसका संस्थापक यानी इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा अशोक परमार ने। अशोक परमार कहाँ के निवासी थे? जगनेर भरतपुर के। ठीक है, तो आपसे पूछे कि बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था, तो आंसर होगा अशोक परमार। और अशोक परमार कहाँ के निवासी थे? जगनेर भरतपुर के निवासी थे। बिजोलिया ठिकाना राणा सांगा ने अशोक परमार को सुपुर्द किया। तो आपसे पूछे कि भाई अशोक परमार तो भरतपुर के निवासी थे, तो फिर यहाँ मेवाड़ में बिजोलिया में कैसे स्थापना कैसे की इन्होंने? तो इसका जवाब होगा कि जो बिजोलिया ठिकाना है वो मेवाड़ में जो राणा सांगा थे उन्होंने किसको सुपुर्द कर दिया था? अशोक परमार को। तो इसी वजह से अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने के क्या थे? संस्थापक थे। इन्होंने बिजोलिया ठिकाने की स्थापना की थी। अब आपसे पूछे कि बिजोलिया ठिकाना जो था इसमें कुल कितने गांव थे? तो शुरुआत में तो इसमें 83 गांव थे, 83 गांव थे, लेकिन बाद में इसमें 13 गांव और जोड़ दिए, तो बाद में इसमें 96 हो गए टोटल। यानी पहले 83 थे, फिर उसमें 13 गांव और मिला देने पर बाद में 96 यानी 96 गांव हो गए थे। तो बिजोलिया ठिकाने में कुल कितने गांव थे? 83 + 13 = 96। इसके बाद देखिए आंदोलन के प्रमुख कारण। ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं इसका प्रमुख कारण क्या था? कि बिजोलिया जो था ठिकाना जो था इसमें 84 प्रकार के टैक्स थे। यानी किसानों से कितने प्रकार के टैक्स लिए जा रहे थे? 84 प्रकार के। और उसमें से 74 तो क्या थी? लाग बाग थी। हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा कि लाग बाग क्या होती हैं? जो अनावश्यक कर हुआ करता था, जो टैक्स किसानों से वसूला जाता था, उसके बाद उसके अलावा भी उनसे कुछ अनावश्यक टैक्स वसूले जाते थे, जिनको क्या कहते हैं? लाग बाग। तो 84 प्रकार के टैक्स थे, उसमें 74 क्या थी? लाग बाग थी। तो इसी के कारण किसान परेशान हुए और जिससे उन्होंने क्या किया? आंदोलन किया। अब देखिए ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये 1897 से लेके 1941 तक कितने साल हो गए? 44 साल। यानी सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन। यानी सबसे लंबी अवधि तक कौन सा आंदोलन चला? बिजोलिया किसान आंदोलन। कब से कब तक चला? 1897 से लेके 1941 तक, यानी 44 साल तक कौन सा आंदोलन चला? बिजोलिया किसान आंदोलन चला। इसके बाद देखिए अब जो बिजोलिया ठिकाना है वो मेवाड़ के अंतर्गत आता था। हमने देखा ना कि मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। तो उस समय मेवाड़ के जो राजा थे वो कौन थे? तो मेवाड़ महाराणा थे फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह। इसके बाद देखें कि आंदोलन के समय ठिकानेदार, क्योंकि जो बिजोलिया है वो ठिकाना है, तो ठिकाना है तो उसके ऊपर कौन बैठेगा? ठिकानेदार। तो बिजोलिया का ठिकानेदार कौन था? कृष्ण सिंह था। कौन था ये? कृष्ण सिंह। इसके बाद देखिए ये जो कृष्ण सिंह है वो किसका पुत्र था? तो इसका आंसर होगा कि कृष्ण सिंह ठिकानेदार गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी था। अब जो गोविंद सिंह थे उनकी मृत्यु तो 1894 में ही हो चुकी थी, जबकि आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1897 में। ठीक है, इसलिए जब आंदोलन शुरू हुआ तो आंदोलन के समय ठिकानेदार था कृष्ण सिंह। और कृष्ण सिंह किसका पुत्र था? किसका उत्तराधिकारी था? तो गोविंद सिंह का उत्तराधिकारी था।
और गोविंद सिंह की मृत्यु तो 1894 में ही हो गई थी। अब देखिए आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो आंदोलन की शुरुआत हुई थी गिरधारीपुरा गांव से और गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज से, क्योंकि गंगाराम धाकड़ है उसका मृत्यु भोज चल रहा था। तब सारे गांव के लोग एक जगह इकट्ठे हुए, कौन से गांव में, गिरधारीपुरा गांव में। तो वहां पे निर्णय लिया गया कि इस तरह से तो काम चलेगा नहीं, किसान परेशान हो गए, तो इसका निर्णय यहाँ पे बैठ के किया गया मृत्यु भोज में, जब सारा गांव इकट्ठा हुआ था। तब वहाँ से ही गिरधारीपुरा गांव से ही इस आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। मृत्यु भोज किसका था, गंगाराम धाकड़ का। अब देखिए इसमें जो किसान थे वो कौन सी जाति थे, तो इसमें देखेंगे कि इसमें सर्वाधिक जो किसान थे वो धाकड़ जाति से थे। कौन सी जाति से थे, सारे अधिकतर किसान यहाँ पे धाकड़ जाति से थे। अब देखिए जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो देश का प्रथम संगठित यानी कि सारे लोग एक साथ हो गए थे, जितने भी किसान थे सारे के सारे एक साथ हो गए थे, और अहिंसक था। अहिंसक यानी इसमें किसी को मारा नहीं गया, किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई, तो इस वजह से ये कैसा आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। यानी एक तो देश में प्रथम तो संगठित था, यानी सारे के सारे लोग एक साथ हो गए थे, और अहिंसक था यानी कि किसी की भी इसमें हत्या नहीं, कोई हिंसा नहीं हुई थी इस आंदोलन में। तो ये देश का प्रथम संगठित और अहिंसक किसान आंदोलन था, और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन भी बिजोलिया किसान आंदोलन ही था। इसके बाद देखिए ये जो किसान आंदोलन है, जो बिजोलिया किसान आंदोलन हम पढ़ रहे हैं, ये कितने चरणों में हुआ था, 3 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में, 3 चरणों में। कैसे कैसे, तो देखिए सबसे पहला चरण शुरुआत हुई 1897 में, और पहला चरण कहाँ तक था, 1916 तक चला। ठीक है, तो 16 साल ये और 3 साल ये, यानी 19 साल पहले चरण में चला। तो 1857 से 1916 तक पहला चरण चला। अब इसमें देखिए कौन कौन नेता हुए थे, तो नेता कौन कौन थे, नानजी पटेल थे और ठाकरी पटेल थे। नानजी पटेल थे बैरीसाल गांव से, और ठाकरी पटेल कहाँ से थे, गोपाल निवास से। ठीक है, साथ में ही साधु सीताराम दास जी थे, और ब्रह्मदेव थे, और फतेह करण चारण। तो ये 5 लोग यहाँ पे नेता की भूमिका में थे, यानी इन्होंने वहाँ पे नेतृत्व किया। तो कौन कौन थे, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव और फतेह करण चारण। इसके बाद देखिए सेकंड चरण में कौन कौन थे, तो देखिए सबसे पहले तो सेकंड चरण कहाँ से कहाँ तक था, 1916 में प्रथम चरण खत्म हुआ, तो 1916 से ही दूसरा चरण शुरुआत हुई और 1923 तक चला, यानी कि सेकंड चरण 1916 से 1923 तक रहा। और इसमें नेता कौन थे, विजय सिंह पथिक। इस चरण में आंदोलन राष्ट्रीय स्वरूप में आया, यानी जब विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया, जब नेता कौन बने, विजय सिंह पथिक, तो ये आंदोलन को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करवाए। ठीक है, यानी इन्होंने पत्रिका में इसको राष्ट्रीय स्वरूप का स्थान दिया। तीसरा चरण 1923 से 1941 तक चला। नेता कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। तो तीसरे चरण में नेता कौन हुए, हरिभाऊ उपाध्याय और माणिक्यलाल वर्मा। अब हम इन तीनों चरण को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला चरण आता है 1897 से लेके 1916 तक। इसमें देखिए ठिकानेदार कृष्ण सिंह के विरुद्ध किसानों की मांग को लेकर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह से मिलते हैं। मैंने बताया कि सारे के सारे गंगाराम के मृत्यु भोज में शामिल हुए थे गिरधारीपुरा गांव में। वहाँ सारे किसान मिले, आपस में बातचीत हुई, आंदोलन का इन्होंने प्रस्ताव रखा। तब इन्होंने जब पहले चरण की शुरुआत हुई तो वहाँ पे जो नेता बने कौन थे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो ठिकानेदार कौन था, कृष्ण सिंह था जो इनसे टैक्स वसूलता था। तो ये कृष्ण सिंह के विरोध में किसानों की मांग को लेकर कहाँ पे चले, मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास। कौन गए, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तब फतेह सिंह ने इनकी बात को मानते हुए इनकी मांगों हेतु क्या करा, हामिद हुसैन आयोग का गठन किया।
कि भाई हम एक आयोग का गठन करते हैं, जांच करवाते हैं कि किसानों के साथ क्या दिक्कत है, उनसे क्या, किसानों से कितना टैक्स वसूला जा रहा है, इसकी हम जांच करवाएंगे। ऐसा किसने कहा? महाराणा ने। तो उन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था हामिद हुसैन आयोग। ठीक है, उनका गठन करा और लेकिन जांच रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो इन्होंने जब जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत की तो जो महाराणा है उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। तब देखिए फिर जब ठिकानेदार को ये बात पता चलेगी कि भाई मेरे विरुद्ध लोग बाग महाराणा के पास पहुँचे हैं, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो गुस्से में हो गया और उसने क्या किया, कृष्ण सिंह ने, ठिकानेदार ने, कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया, यानी इनको बिजोलिया से बाहर निकाल दिया। बोलते हैं ना, देश निकाला गांव निकाला, तो उनको गांव से ही निकाल दिया। फिर देखिए जब ऐसी बात हुई तो ये गुस्सा हुआ और गुस्सा होने से इसने क्या कर दिया कि 1903 में कृष्ण सिंह ने क्या करा, 5 चौरी कर लगा दिया। उस समय 5 रुपये भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी उस जमाने में। ठीक है, तो कृष्ण सिंह ने क्या कर दिया, 5 रुपये का चौरी कर। और हम चौरी कर पीछे पढ़ के आए हैं, क्या होता है कि लड़की के विवाह पर उससे टैक्स वसूला जाता है, उसको क्या कहते हैं, चौरी कर। तो किसानों से चौरी कर वसूलने के लिए इसने 5 रुपये का टैक्स लगा दिया कृष्ण सिंह ने। फिर देखिए जब किसानों से इतना टैक्स पहले ही वसूला जा रहा था, ऊपर से बेटी के विवाह पर और लगा दिया टैक्स, तो किसान क्या हो गए, परेशान। तो किसानों ने क्या किया, 1903-4 में किसान विवाह और खेती बंद कर दी, यानी लड़कियों की शादी करनी भी बंद कर दी और खेती करना भी क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि भाई हमसे इतना टैक्स नहीं दिया जाएगा, इससे अच्छा है कि हम बिना खेती और बिना शादी के रह लेंगे। तो इन लोगों ने खेती और विवाह को बंद कर दिया और कहाँ की तरफ जाने लग गए, ग्वालियर की तरफ कूच करने लगे, यानी ग्वालियर मध्य प्रदेश की तरफ जाने लग गए। तब जब उसने देखा कि भाई किसान तो ना तो खेती कर रहे हैं ना शादी कर रहे हैं लड़कियों की, तो मेरे पास टैक्स कहाँ से आएगा, तो उसने क्या किया, फिर किसानों से समझौता कर लिया। तो 1904 में कृष्ण सिंह ने वह किसानों के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ और इसके तहत चौरी कर समाप्त कर दिया, यानी जो लड़कियों की शादी पर 5 रुपये का टैक्स लगाया था इसको तो कर दिया समाप्त। और लगान जो उनसे जो टैक्स लेता था 1/2 के स्थान पर 2/5 कर दिया, यानी कि जब किसान परेशान होके ग्वालियर जाने लग गए, बिजोलिया को छोड़ के जाने लग गए, तो इसने सोचा कि टैक्स ही नहीं आएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, तो इसने रियायत बरती और चौरी कर को हटा दिया और 50% के स्थान पर टैक्स कितना लेने लग गया, 40% टैक्स कर दिया, यानी टैक्स में भी क्या कर दी, रियायत दे दी। इसके बाद देखिए अब जब इसने रियायत दी तो इसकी मृत्यु हो गई 1906 में। 1906 में कृष्ण सिंह की क्या हो जाती है, निसंतान मृत्यु, यानी इसके कोई पुत्र नहीं हुआ जब इसकी मृत्यु हुई। तो इसके कारण कामा भरतपुर से पृथ्वी सिंह को क्या बनाया गया, ठिकानेदार। तो अब भाई जब ये ठिकानेदार मर गया तो कोई और तो आएगा, जब पुत्र होता तो पुत्र को बना दिया जाता, लेकिन इसके पुत्र था नहीं, तो नया ठिकानेदार कौन बना, कामा भरतपुर से आया पृथ्वी सिंह और वो नया ठिकानेदार बना। फिर 1906 में पृथ्वी सिंह ने तलवार बधाई कर किसानों पर थोप दिया। कृष्ण सिंह ने तो चौरी कर लगाया और उसको हटा दिया था, लेकिन जो नया ठिकानेदार पृथ्वी सिंह आया इसने एक नया कर लगा दिया जिसकी कहते हैं तलवार बंधाई कर। क्या कहते हैं, तलवार बंधाई कर, ये किसानों पर लगा दिया। तो अब तलवार बंधाई कर होता क्या है कि ठिकानेदार द्वारा गद्दी पर बैठते समय संबंधित रियासत के राजा को भेजा जाता था, यानी जब कोई नया ठिकानेदार गद्दी पर बैठता था, जब नया ठिकानेदार बनता था तो वो गद्दी पर बैठने के लिए जो टैक्स राजा को पे करता था उसी को क्या कहते हैं, तलवार बंधाई कर। तो इसने क्या किया, खुद की जेब पे टैक्स ना भार पड़े इसका भार किसानों पर डाल दिया, तो इसी को क्या कहा गया, तलवार बंधाई कर। तो नया टैक्स जो तलवार बंधाई कर है वो किसने लगाया, पृथ्वी सिंह ने। कब लगाया, 1906 में। ठीक है, तलवार बंधाई कर समझ में आ गया कि जब ठिकानेदार की गद्दी लेनी है तो उसके लिए टैक्स देना पड़ेगा राजा को, और वो टैक्स तलवार बंधाई कर कहलाता है। इसके बाद देखिए पृथ्वी सिंह ने स्थानीय नेता साधु सीताराम दास, ब्रह्मदत्त, प्रेमचंद भील और फतेहकरण चारण को निष्कासित कर दिया।
किस किस को इसने बाहर निकाल दिया, जैसे कि कृष्ण सिंह ने नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को बाहर निकाला था, ऐसे ही जब इसने तलवार बंधाई कर लगाया तो इन लोगों ने विरोध किया कि इतना टैक्स हम कहाँ से देंगे। ठीक है, तो इस वजह से साधु सीताराम दास को, ब्रह्मदत्त को, प्रेमचंद भील को और फतेहकरण चारण को इसने निष्कासित कर दिया, यानी बिजोलिया से बाहर निकाल दिया। अब देखिए जो हम ऊपर पढ़ के आए तलवार बंधाई कर, इसको मेवाड़ में तो तलवार बंधाई कर बोलते हैं, क्योंकि हम मेवाड़ पढ़ रहे हैं ना, मेवाड़ के राणा फतेह सिंह वो इनसे टैक्स लेते थे, तो मेवाड़ के लोग तो तलवार बंधाई कर के नाम से टैक्स लेते थे। इसी में ये जो तलवार बंधाई कर है इसको मारवाड़ में हुक्मनामा या पेशकशी कहते थे, और जयपुर में इस तलवार बंधाई कर को नजराना कहते थे। तो अगर आपसे पूछे कि तलवार बंधाई कर को मारवाड़ में किस नाम से जाना जाता था, तो हुक्मनामा या पेशकशी के नाम से। आपसे पूछे जयपुर में तलवार बंधाई कर को किस नाम से जानते थे, तो नजराना के नाम से। और मेवाड़ में तलवार बंधाई कर को तलवार बंधाई कर ही कहते हैं। इसके बाद देखिए कि 1913 में आप पृथ्वी सिंह है, इसकी भी मृत्यु हो जाती है। कब? 1913 में। आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे कि चवरी कर किसने लगाया, तो आंसर होगा कृष्ण सिंह ने। पूछे तलवार बंधाई कर किसने लगाया, तो आंसर होगा पृथ्वी सिंह ने। अब पृथ्वी सिंह की मृत्यु कब हो जाती है? 1913 में। और इसकी मृत्यु के बाद कौन बनता है ठिकानेदार? केसरी सिंह। कौन बनता है? केसरी सिंह। केसरी सिंह नया ठिकानेदार बनता है। लेकिन जो केसरी सिंह था वो क्या था? अल्पवयस्क जागीरदार था। ठिकानेदार जो था वो 18 वर्ष से कम आयु का था। ठिकानेदार या जागीरदार एक ही इंसान, मतलब चाहे ठिकानेदार कह सकते हैं या फिर जागीरदार भी कह सकते हैं। तो जो केसरी सिंह था ये कैसे था? अल्पवयस्क था, यानी कि 18 से कम उम्र का था। तो जब 18 से कम उम्र का था तो गद्दी संभाल नहीं सकता था। इसी वजह से सरकार की तरफ से अमर सिंह राणावत को बिजोलिया का प्रशासक नियुक्त किया गया। सरकार मतलब कि मेवाड़ महाराणा। तो मेवाड़ महाराणा की तरफ से बिजोलिया का प्रशासक किसको बनाया? अमर सिंह राणावत को। और डूंगर सिंह भाटी को सहयोग प्रदान करने के लिए नायाब का पद दिया, यानी कि अमर सिंह राणावत की हेल्प करने के लिए कौन होगा? डूंगर सिंह भाटी। तो क्या हुआ कि केसरी सिंह अल्पवयस्क होने के कारण बिजोलिया का प्रशासक अमर सिंह राणावत को बनाया, और अमर सिंह राणावत की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए नायाब किसको बनाया? डूंगर सिंह भाटी को। अब देखिए अमर सिंह और डूंगर सिंह किसानों को फतेह सिंह के आदेश के अनुसार लाग बागों में रियायत का प्रावधान किया कि जो अमर सिंह और डूंगर सिंह भाटी को मेवाड़ महाराणा ने नियुक्त किया था, तो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इनको आदेश दिया कि भाई किसानों के ऊपर जो अनावश्यक कर लगाया गया है, जो लाग बाग के रूप में अनावश्यक टैक्स वसूल जा रहा है, उसको क्या करें? उसमें रियायत प्रदान करें। तो इन्होंने इसका प्रावधान किया। तो इस वजह से जब ये प्रावधान किया गया तो बिजोलिया के जो कामगार थे, बिजोलिया के जो कामदार थे हीरालाल, और जो फौजदार थे तेज सिंह, इन्होंने इन रियायतों पर केसरी सिंह के वयस्क होने तक रोक लगा दी। ये जो कामदार हीरालाल है और फौजदार तेज सिंह है, इसने क्या कहा कि जब तक केसरी सिंह वयस्क ना हो जाएं और खुद गद्दी पर ठिकानेदार के रूप में स्थापित ना हो जाएं, तब तक कोई रियायत नहीं दी जा सकती। यानी कि मेवाड़ ने जो अमर सिंह, मेवाड़ के महाराणा ने अमर सिंह और डूंगर सिंह को जो पद दिया था और उनको कहा कि किसानों पर से जो भी अनावश्यक लाग बाग इनको हटाया जाए, तो जब वो ऐसा करने लगे तो बिजोलिया के जो कामगार हैं, फौजदार हैं हीरालाल और तेज सिंह, इन्होंने क्या कहा कि केसरी सिंह अभी अल्प वयस्क हैं, पहले इनको वयस्क होने दो, इनको गद्दी संभालने दो, उसके बाद क्या करना है ये केसरी सिंह ही डिसाइड करेंगे। ऐसा बात किसने कहा? हीरालाल ने और तेज सिंह ने कही। इसके बाद देखिए 1916 में साधु सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन से कौन जुड़ते हैं? विजय सिंह पथिक। किसके आग्रह पर? साधु सीताराम दास के कहने पर 1916 में विजय सिंह आते हैं। तो 1916 में पथिक जी का क्या हो जाता है? प्रवेश हो जाता है। पथिक जी यानी विजय सिंह पथिक जी का। तो यहाँ से हमारा सेकंड चरण शुरू होता है।
तो देखिए अब हम देखेंगे सेकंड चरण। तो सेकंड चरण कब से कब तक चला? 1916 से 1923 तक। इसके नेता कौन थे? विजय सिंह पथिक। और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था भूप सिंह। और ये कहाँ के रहने वाले थे? बुलंदशहर गुड़ावली उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। पूछा जाता है कि विजय सिंह पथिक कहाँ के रहने वाले थे, तो आंसर होगा बुलंदशहर गुड़ावली, यूपी के रहने वाले थे। और इनका मूल नाम क्या था? विजय सिंह का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। ठीक है। अब देखिए जब ये सेकंड चरण में आए 1916 में, इससे पहले के लिए इनकी कुछ बातें बताई है कि जो गोपाल सिंह खरवा थे, इनके साथ ये सशस्त्र क्रांति के आरोप में टोडगढ़ जेल में कैद थे। जब ये साधु सीताराम दास से मिले थे ना 1916 में, इससे पहले ये गोपाल सिंह खरवा के साथ सशस्त्र क्रांति के आरोप में कहाँ पे कैद थे? टोडगढ़ जेल में। और ये टोडगढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। ठीक है। तो इस जेल में ही कैद थे क्योंकि इन्होंने क्रांति की थी, सशस्त्र क्रांति। तब ये 1915 में इस टोडगढ़ जेल से क्या हो गए? फरार हो गए। और फरार होने के बाद इन्होंने क्या किया कि विजय सिंह पथिक चित्तौड़गढ़ आकर विद्या प्रचारिणी सभा में शिक्षक बन जाते हैं। जब ये जेल से फरार हो गए तो ये क्या करते हैं कि चित्तौड़गढ़ आ जाते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, एक सभा है विद्या प्रचारिणी सभा, और उसमें क्या बन जाते हैं? टीचर बन जाते हैं। अब ये विद्या प्रचारिणी सभा, इसकी स्थापना किसने की थी? हरि भाई किंकर ने स्थापना की थी। तो जब इन्होंने सशस्त्र क्रांति की गोपाल सिंह खरवा के साथ, तो इनको जेल में डाल दिया, टोडगढ़ जेल में। वहाँ से ये फरार हो गए 1915 में, और फरार होकर ये कहाँ आ गए? चित्तौड़गढ़। और वहाँ पे ये एक विद्या प्रचारिणी सभा में शिक्षक बन जाते हैं। और ये विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना करने वाले कौन थे? हरि भाई किंकर। तब 1916 में इसी विद्या प्रचारिणी सभा में एक वार्षिक उत्सव हो रहा था। उसमें साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा और प्रेमचंद भील से मुलाकात के बाद ये आंदोलन से जुड़े। यानी जब वार्षिक उत्सव हुआ तो साधु सीताराम दास और माणिक्यलाल वर्मा और प्रेमचंद भील ये किससे मिलते हैं? विजय सिंह पथिक जी से मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई आपको क्रांति का पता भी है कि किस तरह से कार्य किया जाता है, तो आप हमारे साथ किसान आंदोलन में जुड़िए और किसानों के लिए कार्य कीजिए। तो ये इस शिक्षक पद को छोड़कर और आंदोलन से 1916 में क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। और यहीं से क्या होता है? सेकंड चरण की शुरुआत होती है। अब देखिए जब ये आंदोलन से जुड़ते हैं तो पथिक जी पहला काम क्या करते हैं कि विजय सिंह पथिक जी ने आंदोलन से जुड़ते ही प्रताप समाचार पत्र, यानी समाचार पत्र है जिसका नाम है प्रताप। कौन सा समाचार पत्र है? प्रताप। और ये प्रताप कौन प्रकाशित करता था? कानपुर यूपी के गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इसकी सहायता से बिजोलिया आंदोलन क्या किया था? प्रचार प्रसार किया था। जो कि हमने पहले देखा था ना कि इन्होंने राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया था बिजोलिया किसान आंदोलन को, तो किसके थ्रू किया था? तो इस प्रताप समाचार पत्र के थ्रू किया था। अब ये प्रताप समाचार पत्र प्रकाशित कौन करते थे? तो कानपुर यूपी के गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र को प्रकाशित करते हैं। इसी की सहायता से इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का लेख लिखवाया इस प्रताप समाचार पत्र में, और इसका प्रचार प्रसार हो गया। क्योंकि कोई भी न्यूज़ अगर अखबार में आएगी, समाचार पत्र में आएगी, तो उसको पूरी जनता पढ़ती है, तो उसको पढ़ेगी तो लोगों में पता चलेगा कि हाँ किसान आंदोलन भी हो रहा है, किसान भाइयों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। तो इसने क्या किया? आंदोलन को प्रचार प्रसार किया। अब देखिए ये तो प्रताप था। इसके बाद इसके अलावा और भी समाचार पत्रों में इन्होंने आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। कौन कौन सा समाचार पत्र था? तो पहला तो है अभ्युदय। अभ्युदय कहाँ से प्रकाशित हुआ? प्रयागराज से। दूसरा समाचार पत्र है भारत मित्र। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। तीसरा समाचार पत्र है मराठा। ये कहाँ से प्रकाशित होता था? पूना से। और मराठा समाचार पत्र है ये किसका था? बाल गंगाधर तिलक जी का समाचार पत्र था मराठा, और ये पूना से प्रकाशित होता था। ठीक है। तो जब पथिक जी आए तो उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि समाचार पत्रों में इनको प्रकाशित करवाया। प्रताप में करवाया, अभ्युदय में करवाया, भारत मित्र और मराठा में प्रचार प्रसार करवाया।
इसके बाद देखिए 1916 हो गया, अब आता है 1917। इन्होंने क्या किया 1917 में, ऊपरमाल पंच बोर्ड, जो हमने पढ़ा था ना कि भीलवाड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन में बिजोलिया का अन्य नाम ऊपरमाल था। तो देखिए ऊपरमाल पंच बोर्ड और किसान पंचायत बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड को ही किसान पंचायत बोर्ड भी कहते हैं। तो इन्होंने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड और किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। किस दिन की, जिस दिन हरियाली अमावस्या का दिन था उस दिन इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना की। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, HQ मतलब हेडक्वार्टर, मुख्यालय, यानी ये ऊपरमाल पंच बोर्ड है, इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तो इसका मुख्यालय था वैरीसाल गांव में। इसके संस्थापक हम पढ़ ही रहे हैं, किसने स्थापना की है, विजय सिंह पथिक द्वारा स्थापित है। इसके सरपंच किसको बनाया ऊपरमाल पंच बोर्ड का, तो आंसर होगा मुन्ना पटेल को, कि ऊपरमाल पंच बोर्ड का सरपंच बनाया मुन्ना पटेल को। इसके सदस्य कौन थे, तो देखिए इसके सदस्यों में आते हैं नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, जिनको हमने देखा था ना ये फर्स्ट चरण में महाराणा प्रताप के पास गए थे और महाराणा प्रताप ने हामिद हुसैन आयोग का गठन किया था। तो ये वही नानजी पटेल और ठाकरी पटेल हैं जिनको ऊपरमाल पंच बोर्ड का सदस्य बनाया। इनका कार्य क्या था कि लगान और लाग बाग का क्या करना, विरोध करना, कि इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना करी थी। तो इसका कार्य क्या था कि लाग बाग का, लगान का इनका विरोध करना। अब भाई कोई भी चीज़ स्थापित की जाएगी तो उसमें पैसा तो लगेगा, तो इसकी सहयोग स्थापना में आर्थिक सहयोग किसने दिया ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना में, तो इन सहयोग देने वाले थे जमनालाल बजाज और हरिभाई किंकर। इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया था ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना में। अब देखिए जब इनका कार्य है कि लगान और लाग बाग का विरोध करना, तो सबसे पहला विरोध किसने किया, तो गोपाल निवास के नारायण पटेल थे। सर्वप्रथम लाग बाग देने से इन्होंने क्या कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं कोई भी अनावश्यक कर नहीं दूंगा, कोई लाग बाग नहीं दूंगा। इसलिए नारायण पटेल को क्या कर दिया, जेल में कैद कर दिया। ठीक है, तो हमने देखा कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी, इसका कार्य क्या था कि लगान और लाग बाग का विरोध करना। तो सबसे पहले विरोध करने के लिए कौन आए, गोपाल निवास के नारायण पटेल जी आए। इन्होंने कहा मैं कोई भी लाग बाग नहीं दूंगा और इस वजह से इनको जेल में डाल दिया। अब जब इनको जेल में डाल दिया तो किसान भाई आए, सारों ने मिलकर नारा लगाया। क्या नारा लगाया कि इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें जेल दो, कि सारे किसान भाई एक हो गए और नारा दिया ठिकानेदार को कि इन्हें छोड़ दो नहीं तो हमें जेल दो। ठीक है, तो इन्होंने, किसानों ने क्या नारा दिया कि नारायण पटेल को छोड़ो नहीं तो हम सबको भी जेल दो। तो इस वजह से क्या हुआ, वो घबरा गया और इसको छोड़ दिया। ये इनकी पहली जीत थी। इसके बाद देखिए 1919 में विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे की, वर्धा महाराष्ट्र में, MH का मतलब है महाराष्ट्र में की। तो 1919 में विजय सिंह पथिक ने किसकी स्थापना की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। कहाँ पे करी, यानी मुख्यालय कहाँ था, वर्धा महाराष्ट्र में। इसके बाद देखिए 1919 के कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में पथिक जी के कहने पर बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रस्ताव रखा जिसका समर्थन केलकर ने किया। अब प्रस्ताव किया था कांग्रेस द्वारा बिजोलिया आंदोलन का समर्थन किया जाए, क्योंकि अमृतसर पंजाब में क्या हो रहा था, अधिवेशन हो रहा था। कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर अधिवेशन कहलाया 1919 में, और पथिक जी ने बाल गंगाधर तिलक से कहा। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ठीक है मैं ये प्रस्ताव रखता हूँ। प्रस्ताव क्या था कि कांग्रेस द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन को क्या किया जाए, समर्थन दिया जाए। और इसका समर्थन किसने किया, केलकर जी ने इस बात का, इस प्रस्ताव का समर्थन किया जो कि बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। इसके बाद देखिए मदन मोहन मालवीय और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। कि बाल गंगाधर तिलक और केलकर ने तो हाँ भर दी थी कि भाई ठीक है बिजोलिया किसान आंदोलन का जो ये आंदोलन चल रहा है इसको कांग्रेस अपना समर्थन देगी, लेकिन समर्थन देने से मना किसने कर दिया, मदन मोहन मालवीय जी और गांधी जी ने समर्थन देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि
हम राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन लड़ रहे हैं, इसमें हम स्थानीय स्तर के आंदोलन को साथ नहीं लेकर चल सकते। यानी कि आप स्थानीय स्तर पर लड़ रहे हैं तो आप अपने स्तर पे इसको जारी रखिए, हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर शामिल नहीं करेंगे। इस वजह से मदन मोहन मालवीय जी और गांधी जी ने इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। तब क्या हुआ कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। कब? अप्रैल 1919 में ही बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन हुआ। इसमें अध्यक्ष कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, क्योंकि नाम ही जब बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग है तो अध्यक्ष भी कौन होंगे? बिंदुलाल भट्टाचार्य। सदस्य कौन थे इसके? अमर सिंह राणावत और अफजल अली। इस बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का जो सदस्य था अमर सिंह राणावत और अफजल अली थे। यानी ये देखने के लिए आए थे, आयोग का गठन इसलिए किया था किसानों को क्या परेशानी है और इनकी कौन कौन समस्याओं को हल किया जाना चाहिए, इसके लिए इन्होंने आयोग का गठन किया। लेकिन इस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ठीक है, जब कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तब फिर से 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। 1919 में तो अमृतसर अधिवेशन था और 1920 में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ? नागपुर अधिवेशन। इसके सामने पथिक जी हजारों किसानों के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। ये क्या है? नेतृत्व है। ठीक है, तो इनको पता है कि भाई उस समय गांधी जी ने साथ नहीं दिया था, मना कर दिया था, तो इस वजह से पथिक जी ने क्या किया? सारे किसान भाइयों को साथ ले गए और नागपुर अधिवेशन के सामने धरना धर दिया कि हमारा साथ दीजिए। ठीक है, तो 1920 में कौन सा अधिवेशन था? नागपुर अधिवेशन। और पथिक जी ने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करा। तब 1920 में मुंबई में पथिक जी ने गांधी जी से मुलाकात की। तो जब इस तरह से इन्होंने धरना प्रदर्शन किया तो गांधी जी की नज़रों में आए कि भाई ये इतने सारे किसान क्यों यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तब वहाँ पे पथिक जी से मिले थे, तो गांधी जी ने पथिक जी से कहा कि आप मुंबई आके मुझसे मिलिए। तब ये मुंबई गए, किससे मिलने? गांधी जी से। तो 1920 में मुंबई में पथिक जी किससे मिले? गांधी जी से मिले और गांधी जी ने अपना प्रतिनिधि कौन? महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा। इन्होंने अपने प्रतिनिधि महादेव देसाई को कहा कि आप पथिक जी के साथ जाइए और देखिए किसानों की समस्या क्या है और उस चीज़ का पता लगाइए, उस चीज़ की जांच कीजिए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि पथिक जी गांधी जी से कहाँ मिले थे, तो मुंबई में मिले थे 1920 में। हालांकि मिले वो नागपुर अधिवेशन में भी थे, लेकिन नागपुर अधिवेशन में सिर्फ राह चलते बात हुई थी। प्रॉपरली मिलने के लिए गांधी जी ने मुंबई में बुलाया पथिक जी को। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने अपने प्रतिनिधि महादेव देसाई को मेवाड़ भेजा। तब क्या हुआ कि 1920 में पथिक जी ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन वर्धा महाराष्ट्र से किया। तो जैसे और समाचार पत्र का प्रकाशन हमने देखा था, प्रताप, अभ्युदय, मराठा, तो ऐसे ही पथिक जी ने एक और समाचार पत्र जिसका नाम था राजस्थान केसरी, इसका प्रकाशन कहाँ से करवाया? वर्धा महाराष्ट्र से करवाया। 1920 में ही राजस्थान सेवा संघ का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र, वर्धा महाराष्ट्र से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? अजमेर। हमने देखा था ना कि 1919 में पथिक जी ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी वर्धा महाराष्ट्र में। तो अब ये क्या कर रहे हैं? उस मुख्यालय को वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान के अजमेर में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, अजमेर से ही नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, नव संदेश इत्यादि समाचार पत्रिका भी इन्होंने प्रकाशन करवाया। ठीक है, तो इन्होंने और समाचार पत्र का भी क्या करवाया? प्रकाशन करवाया। कहाँ से? अजमेर से। कौन कौन से? नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, नव संदेश। ये जो आरजे लिखा है, आरजे मतलब राजस्थान। ठीक है, और भी समाचार पत्रों का प्रकाशन करवाया। इसके बाद देखिए, बिजोले आयोग से संबंधित आयोग, जैसे हमने बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग पढ़ा, इसके बाद दूसरा जांच आयोग बैठा जिसे कहते हैं द्वितीय जांच आयोग। द्वितीय जांच आयोग कब बैठा? फरवरी 1920 में। सदस्य कौन थे इसमें? राज सिंह कहाँ के ठाकुर थे? बेदला के ठाकुर थे। रमाकांत, मालवीय और तख्त सिंह, इन्होंने
रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 1921 में, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये रिपोर्ट किस लिए की थी? क्योंकि महादेव देसाई जी आए थे, गांधी जी के प्रतिनिधि, उन्होंने बातचीत की होगी, तो उनकी वजह से यहाँ पे द्वितीय जांच आयोग बैठा था, जिसमें सदस्य थे राज सिंह जो कि बेदला के ठाकुर थे, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह, ठीक है। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट 1921 में जब सौंपी तो इस पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो जब ये नहीं हुई तब क्या हुआ कि केंद्र सरकार बीच में आती है। अब केंद्र सरकार क्या करती है कि केंद्र सरकार द्वारा 1922 में हस्तक्षेप कर एक मंडल बिजोलिया भेजा गया। तो केंद्र सरकार जब बीच में आई तो 1922 में एक क्या भेजा गया? मंडल भेजा गया। कहाँ पे? बिजोलिया। और इस मंडल में कौन कौन शामिल था? तो केंद्र सरकार की इस मंडल में एजीजी तो थे हॉलैंड, सचिव थे ओगवाल, और रेजिडेंस ऑफ मेवाड़ कौन थे? विल्किंसन। तो जब मंडल आता है तो मंडल में शामिल होने वाले व्यक्ति थे एजीजी हॉलैंड, सचिव ओगवाल थे, रेजिडेंट ऑफ मेवाड़ थे विल्किंसन। अब ये किससे मिलते हैं? तो ये आके मिलते हैं मेवाड़ सरकार से। केंद्र सरकार आती है, केंद्र सरकार के सदस्यों में हमने देख लिया हॉलैंड, ओगवाल और विल्किंसन आते हैं। ये आते हैं मेवाड़ सरकार से मिलते हैं। ये कहते हैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत है किसानों को, क्यों इतनी आंदोलन वगैरह चला रखे हैं, किसानों की क्या दिक्कतें हैं, उनको क्यों नहीं दूर करते। तो ये मेवाड़ सरकार से मिलते हैं। मेवाड़ सरकार के सदस्य कौन थे? सुभाष चंद्र चटर्जी थे और सीमा शुल्क अधिकारी थे हाकिम बिहारी लाल थे। ये इनसे मिलते हैं कि हाँ भाई क्या दिक्कत है। ये कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है सर, आप ठिकानेदारों से मिलिए। तो ठीक है। अब फिर ये आगे किससे मिलते हैं? बिजोलिया के ठिकाने के सदस्य से मिलते हैं, क्योंकि आंदोलन कहाँ चल रहा है? बिजोलिया ठिकाने में। सबसे पहले तो केंद्र सरकार किससे मिलेगी? मेवाड़ सरकार से, क्योंकि बिजोलिया किसके अंडर में आता है? मेवाड़ के अंडर में आता है। तो केंद्र सरकार पहले मेवाड़ सरकार से मिली। मेवाड़ सरकार के सदस्य कहते हैं कि सर हमें दिक्कत नहीं है, आप बात कीजिए ठिकानेदारों के सदस्यों से। तो ये बिजोलिया ठिकानेदार के सदस्य से मिलते हैं। सदस्य कौन थे? हीरालाल थे तेज सिंह से और झालिम सिंह। कौन कौन सदस्य थे? हीरालाल, तेज सिंह और झालिम सिंह। तब ये लोग से मिलते हैं तो ये कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, किसानों से बात करिए। तब फिर ये जो केंद्र सरकार है वो किसानों के पास आती है, और किसानों का प्रतिनिधि करने वाले कौन थे? मोतीचंद थे जो सरपंच थे, और नारायण पटेल थे, माणिक्यलाल वर्मा जी थे, राम नारायण चौधरी थे। तो ये सबसे इनसे बात करते हैं, इनसे पता करते हैं कि भाई हाँ किसानों को एक्चुअल में दिक्कत है क्या, उनसे किस चीज़ का आंदोलन कर रहे हैं। तब ये इनको बताते हैं कि सरपंच जो मोतीचंद सरपंच हैं, नारायण पटेल हैं, माणिक्यलाल वर्मा हैं, राम नारायण चौधरी हैं, ये बताते हैं कि किसानों के साथ ये अत्याचार हो रहे हैं। उनसे 84 प्रकार के टैक्स लिए जाते हैं, जिसमें से 74 प्रकार की लाग बागें हैं। तो जब ऐसी बातें केंद्र सरकार को पता चली तब भाई इनके मध्य क्या हुआ? सबके मध्य समझौता हुआ। 5 फरवरी 1922 को समझौता 3 पार्टियों के मध्य करवाया। एक तो मेवाड़ के सदस्य, क्योंकि मेवाड़ सरकार टैक्स लेती थी, किनके थ्रू? ठिकानेदारों के थ्रू। और ठिकानेदार किससे वसूलते थे? किसानों से। तो इन तीनों पक्ष में क्या करवाया गया? समझौता। समझौता कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को। ये जो 3 पक्ष लिखे ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वही है। पहले थे मेवाड़ के, दूसरे थे ठिकानेदार, तीसरे थे किसान प्रतिनिधि। ठीक है। तो इनसे समझौता करवाया, और समझौता कब लागू हो गया? 11 जून को, यानी कि फरवरी के बाद ही जून में जाके लागू हुआ। और जून में क्या हुआ कि 35 प्रकार की जो लाग बाग थी वो समाप्त की, और किसानों को थोड़ी सी राहत मिली कि हाँ, जब 74 प्रकार की लाग बाग में से 35 की अगर उनको राहत मिलेगी तो खुशी तो होगी। तो जब ये लागू हुआ तो 35 प्रकार की लाग बाग क्या हो गई? समाप्त हो गई। समाप्त हो गई। तब इसके बाद जब विजय सिंह पथिक जी बिजोलिया में आंदोलन करते हुए किसानों को राहत दिला रहे थे, तो बेंगू के जो किसान थे उनके मन में भी उम्मीद जगी कि हाँ पथिक जी हमें भी क्या दिलाएं, हमें भी रियायत दिलवाएं। तो ये बेंगू के जो भी किसान थे वो पथिक जी से मिलने आते हैं बिजोलिया में कि पथिक जी हमारे साथ भी ये दिक्कतें हैं, हमसे भी इतनी लाग बाग ली जाती है, टैक्स वसूला जाता है, तो हमारी भी आप मदद करें। तब पथिक जी क्या कहते हैं किसानों को कि मैं अपना प्रतिनिधि भेज देता हूँ राम नारायण चौधरी जी को, वो आपका जो भी काम है वो कर देंगे और आंदोलन में आपके साथ बैठेंगे। लेकिन किसान नहीं माने, बोले कि नहीं पथिक जी आप भी चलो हमारे साथ। तो पथिक जी इनके साथ जुड़ जाते हैं। तो जब पथिक जी इनके साथ जुड़ते हैं
तो पथिक जी को 10 सितंबर 1923 में पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 साल की जेल दे दी जाती है, क्योंकि ये बेंगू किसान आंदोलन बैठ गए थे। तो यहाँ से इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 10 सितंबर 1923 को। तो सेकंड चरण में ये यहाँ तक ये खत्म हो जाता है, पथिक जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब पथिक जी गिरफ्तार हो जाएंगे तो नेता तो कोई होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला तो कोई होना चाहिए। तब यहाँ से शुरुआत होती है तीसरे चरण की। तीसरे चरण कहाँ से कहाँ तक चला? 1923 से 1941 तक। इसमें नेता कौन बने, नेतृत्व करने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा जी। अब देखिए, जनवरी 1927 में भूमि बंदोबस्त अधिकारी आया जिसका नाम था ट्रेंच, और ये कहाँ आता है? मेवाड़ आते हैं। ठीक है, तो जनवरी 1927 में भूमि बंदोबस्त अधिकारी जो था जिसका नाम था ट्रेंच, ये कहाँ आता है? मेवाड़ आता है। और ट्रेंच बिजोलिया ठिकाने और किसानों के मध्य समझौते के तहत 17 प्रकार की लाग बाग और समाप्त की गई। तो जब भी भूमि बंदोबस्त अधिकारी को भेजा गया मेवाड़ में ट्रेंच को, तो ट्रेंच ने क्या किया? बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे उनके साथ किसानों का समझौता करवाया और 17 प्रकार की लाग बाग और समाप्त करवा दी गई। ठीक है, जब केंद्र सरकार आई थी तब 35 प्रकार की लाग बाग हटवा दी थी, और जब ये ट्रेंच आया तो इसने 7 प्रकार की लाग बाग और समाप्त करवा दी। ठीक है, इसके बाद देखिए, मई 1927 में माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार कर पुनः लाग बाग स्थापित की। ये ट्रेंच भी क्या था? जब ये ट्रेंच चला गया तो इसके बाद क्या हुआ कि मई 1927 में माणिक्यलाल वर्मा जी जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये लाग बाग फिर से लगा दी गई किसानों के ऊपर। तब देखिए 1927 में बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला? जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा जी को तो गिरफ्तार कर लिया था, तो अब नेतृत्व किसने संभाला? जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने। और फिर क्या हुआ कि 1931 में गांधी जी के प्रतिनिधि आते हैं, मदन मोहन मालवीय, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। इनका मेवाड़ के पीएम सुखदेव प्रसाद से मुलाकात के बाद वर्मा जी को क्या किया गया? रिहा किया गया, यानी जेल से छोड़ दिया गया। तो किसके सहयोग से? कि 1931 में गांधी जी के प्रतिनिधि आते हैं मदन मोहन मालवीय जी, और इनके साथ मिलते हैं जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। और ये किन से मिलते हैं? मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से मिलते हैं, और उसकी मुलाकात के बाद वर्मा जी को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इनके जाने के बाद फिर दोबारा से नवंबर 1931 में ही वर्मा जी को पुनः कुंभलगढ़ जेल में कैद कर 1933 में पुनः रिहा, यानी इनको दोबारा से कैद कर लिया। जब ये चले गए मदन मोहन मालवीय जी, तब वर्मा जी को पुनः गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ जेल में डाल दिया और फिर 1933 में रिहा किया। इसके बाद देखिए 1938 में वर्मा जी ने किस चीज़ का गठन किया? मेवाड़ प्रजामंडल का। ये पढ़ने के बाद हम प्रजामंडल ही पढ़ेंगे। तो 1938 में वर्मा जी ने मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया। इसके बाद देखिए 1941 में मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री बने सर राघवाचार्य। कौन बने? सर राघवाचार्य। पहले सुखदेव प्रसाद थे, फिर बन गए राघवाचार्य। राजस्व अधिकारी कौन थे? मोहन सिंह मेहता। और किसान प्रतिनिधि कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा जी, क्योंकि जेल से रिहा हो गए थे। तो इनके मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ, और जिसके तहत किसानों ने लाग बाग समाप्त पाई, यानी किसानों से जो भी अनावश्यक टैक्स थे वो हटा दिए गए, उनके लाग बाग समाप्त कर दी गई और आंदोलन क्या हो गया? समाप्त, क्योंकि 1941 में आंदोलन समाप्त हो गया था। तो समाप्त कैसे हुआ कि जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री हैं सर राघवाचार्य, ये और इनके जो राजस्व अधिकारी, जो टैक्स वसूलने वाले अधिकारी हैं जिनका नाम है मोहन सिंह मेहता, और किसानों के प्रतिनिधि कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। इन सब के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ, और समझौता होने के बाद जो किसानों के ऊपर लाग बाग थी उनको हटा दिया गया, और इसके बाद क्या हो गया? आंदोलन समाप्त हो गया। अब देखिए इसमें कुछ एक बातें और पढ़ लेते हैं हम कि बिजोलिया आंदोलन में महिलाओं और बच्चों का नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी ने किया था। आपसे पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि बिजोलिया किसान आंदोलन महिलाओं का और बच्चों का नेतृत्व किसने किया? तो महिला का नेतृत्व करने वाली थी अंजना देवी। अब देखिए विजय सिंह पथिक की और भी
समाचार पत्र हैं जिनका नाम है ऊपरमाल का डंका, क्योंकि हमने देखा था कि बिजोलिया का अन्य नाम ऊपरमाल भी है, तो उसी के नाम से ऊपरमाल का डंका विजय सिंह पथिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में हस्तलिखित समाचार पत्र था, यानी हाथ से लिखा हुआ समाचार पत्र था। क्या था? ऊपरमाल का डंका। अब देखिए, मेवाड़ का वर्तमान शासक और पंचड़ा गीत किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा जी ने लिखा। जेल से रिहा होने के बाद पथिक जी ने फुसरिया गांव ग्वालियर एमपी में रहते हुए बिजोलिया आंदोलन को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया, क्योंकि इनको जेल में डाल दिया था 10 सितंबर को। तब जब इनको जेल से रिहा किया पथिक जी को, विजय सिंह पथिक जी को, तो ये कहाँ चले गए? फुसरिया गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहने लगे और वहां पर रहते हुए ही बिजोलिया आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन दिया, यानी कि खुद तो वहां पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं थे बिजोलिया में, लेकिन एमपी में रहते हुए इन्होंने अप्रत्यक्ष समर्थन बिजोलिया किसान आंदोलन को दिया।